नमस्कार दोस्तों। आज हम एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेद चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्लास 11th का चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपकी एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ऋग्वैदिक काल में जो आर्यंस हैं उनका कैसे इंडिया में एडवेंट हुआ और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो जब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो बात आती है एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ द ऋग्वेद। तो एडवेंट ऑफ द आर्यन, तो एडवेंट से हमको समझ में आ रहा है कि उनका क्या हुआ, आगमन हुआ। यानी कि जो आर्यंस हैं वो कहीं बाहर से आए हैं। यानी कि आर्यंस जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि दे वर नॉट नेटिव, वो नेटिव नहीं थे, नॉट नेटिव। ठीक है, तो वो नेटिव तो नहीं थे। अब आता है आर्यन। अब हम समझेंगे आर्यन कहते किसको हैं। तो जब हम आर्यन की बात करते हैं आगे लिखा भी आएगा, आर्यन का मतलब होता है एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, अब लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मतलब भाषाई समुदाय। भाषाई समुदाय मतलब ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको आप भाषा के आधार पे क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। एंड एज ऑफ ऋग्वेद, एज का मतलब यहाँ पे क्या उम्र से नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। तो आपको क्या करना है, बुक लेके बैठना और कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते चलना बुक में। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेद में हमने जाना कि आर्यंस भारत के नेटिव नहीं है और उन्होंने भारत में क्या किया, माइग्रेट किया। माइग्रेट, ध्यान रखना इन्वेजन नहीं है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब नलीफाई हो चुकी है। वो किसने दी थी, मॉर्टिमर नाम का एक व्यक्ति था, मॉर्टिमर, MORTIMER, मॉर्टिमर। तो मॉर्टिमर नाम के व्यक्ति ने, मॉर्टिमर व्हीलर उसका पूरा नाम था, उसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी थी जो अब नलीफाई हो चुकी है। हम क्या कहते हैं, आर्यंस का भारत में क्या हुआ था, माइग्रेशन हुआ था। क्या हुआ था, माइग्रेशन। ठीक है, तो आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया और कितने बहुत सारे फेजेस में, फेजेस मतलब कई सारे चरणों में आर्यंस जो है भारत में आए। दे वर नॉट नेटिव ऑफ इंडिया, वो भारत में आए और यहाँ पे घुल मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कल्चरल एसिमिलेशन। ठीक है, अभी मैं आपको एक बैकग्राउंड यानी कि एक भूमिका बना रहा हूँ, फिर हम जो बुक में लिखा हुआ है एक एक लाइन को भी समझेंगे। ठीक है, तो आर्यंस भारत में आए और यहाँ के लोकल्स के साथ में उनका कल्चरल एसिमिलेशन हो गया, यानी कि सांस्कृतिक सम्मिलीकरण। उनकी संस्कृति और यहाँ के लोकल्स की संस्कृति का मिश्रण हुआ और उसके बाद में एक संस्कृति बन के उभर के आई। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इनका ओरिजिनल होम क्या था और आइडेंटिटी। देखो ये जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी की, दीज थिंग्स आर बेसिकली ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान। इसीलिए बुक में आप देखोगे बार बार आपको लिखा मिलेगा पॉसिबिलिटी, कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी संभावना है। वी आर नॉट श्योर, 100% श्योर कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि एक थ्योरी ये भी है जो ये कहती है कि जो हड़प्पन्स थे ना, हड़प्पन्स, वो हड़प्पन्स ही आर्यंस थे। बट इसको भी हम बहुत अच्छे से क्लेम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। तो ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी, तो आर्यंस थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये क्या थी, एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी। विच आर करंट इन चेंज्ड फॉर्म्स ऑल ओवर यूरोप। ये क्या कह रहे हैं कि आज जितने भी यूरोप है, ईरान है और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि इतने देश तो आते ही आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्यों इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो पूरा एशिया होगा, लेकिन क्योंकि इंडिया जो है उसमें इतने सारे जो आस पड़ोस के देश है विच आर हैविंग अ कॉमन कल्चर, और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज भी है। इस वजह से इसको हम एक सब कॉन्टिनेंट ही मान लेते हैं। यानी कि कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा छोटा, लेकिन अपने आप में जो कल्चर है, जो इनका यूनिटी है, वो एक कॉन्टिनेंट जैसी है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आर्यन स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो करेंट फॉर्म में चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि आजकल जर्मन बोली जा रही है जर्मनी में, फ्रेंच बोली जा रही है फ्रांस में, हिंदी बोली जा रही है इंडिया में, या संस्कृत बोली जा रही है, या फिर बंगाली बोली जा रही है। तो ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं, बंगाली हो गई,
असमीज़ हो गई, मराठी हो गई, ये किससे निकली हैं? ये सारी की सारी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं और संस्कृत को हम मानते हैं कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आर्यन एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो अपने चेंज्ड फॉर्म में यानी कि परिवर्तित रूप में कहाँ-कहाँ बोली जा रही है? यूरोप में और प्लस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मैंने आपको देश भी बता दिए, श्रीलंका भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ओरिजिनली जो आर्यंस थे सीम टू हैव लिव्ड, सीम टू हैव मतलब हमको ऐसा अनुमान है कि वो रहे होंगे समवेयर इन द ईस्ट ऑफ द एल्प्स। अब ये एल्प पहाड़ी कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर है ये? इन द रीजन नोन एज यूरेशिया। अब यूरेशिया क्या होता है? तो यूरेशिया जो होता है ना, ये बना है शब्द यूरोप प्लस एशिया से। क्यों? क्योंकि जो रशिया का जो क्षेत्र है वो जो है थोड़ा सा एशिया में पड़ता है और थोड़ा सा यूरोप में पड़ता है, इस वजह से ये शब्द बना है। सर्टेन नेम ऑफ एनिमल जैसे कि गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा, नेम ऑफ सर्टेन प्लांट जैसे कि पाइन, मैपल। मैपल क्या है? अगर हम बात करें मैपल, जो कनाडा है ना, कनाडा, कनाडा का जो फ्लैग है उसमें भी आपको मैपल मिल जाएगा। इंडिया में आपको मैपल कहाँ मिल जाएगा? कश्मीर में मिल जाएगा। ठीक है, मैपल होता क्या है? मैपल होता है चिनार का पेड़। और पाइन क्या होता है? पाइन होता है चीड़ का पेड़। या हमें भारत में कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट करते चलना, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पाइन का जो पेड़ है वो भारत में भी मिलता है, और इनके जो नाम है ना उनमें भी एक हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। जैसे कुछ नेम है, जैसे गोट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्सेज हो गया, सर्टेन प्लांट्स हो गए जैसे पाइन हो गया, मैपल हो गया, आर सिमिलर टू द वन अनदर इन ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। यानी कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो नाम मिल देंगे आपको एप्पल के, पाइन के, वो एक जैसे मिलेंगे। ये जो कॉमन वर्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो फ्लोरा और फोना है यूरेशिया के, वो कैसे होंगे। दे शो दैट आर्यंस वर एक्वेंटेड विद द रिवर्स एंड फॉरेस्ट। इससे हमें ये भी पता चलता कि आर्यंस एक्वेंटेड मतलब परिचित थे। परिचित मतलब उनको जानकारी थी किसकी? नदियों की भी और जंगलों की भी। क्यूरियसली एनफ, कॉमन वर्ड्स फॉर माउंटेन्स एग्जिस्ट ओनली इन फ्यू आर्यन लैंग्वेजेस, ऑल्दो आर्यंस क्रॉस मैनी हिल्स। देयर अर्लीस्ट लाइफ सीम टू हैव मैनी पास्टोरल, एग्रीकल्चर बीइंग अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आर्यस जो लोग थे वो बेसिकली करते क्या थे? तो वो सब थे पास्टोरल। पास्टोरल मतलब पशु चारण करने वाले, पशु चराने वाले। और जो एग्रीकल्चर है वो उनकी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन थी। अच्छा, एग्रीकल्चर उनकी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन थी, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वो लोग सेटल्ड तो नहीं होंगे, क्योंकि जो पशु चराता है वो एक जगह पे रुकता नहीं है, वो जनरली क्या होते हैं? नोमैड्स होते हैं, यानी कि घूमंतु, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है उस टाइम पे क्या था? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे जो आयरन है, आयरन, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो आर्यंस हैं उन्होंने सेटल्ड लाइफ नहीं जी। मैंने आपको बताया ना सेटल्ड लाइफ क्यों नहीं जी रहे थे? क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर था दैट वाज द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। वाई एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन? बिकॉज दे वर नॉट हैविंग आयरन। अब लोहे से होता क्या है? लोहे से आप बनाते हो हल, प्लो बनाते हैं ना, जिससे हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, प्लोइंग करते हैं। अब जब आपके पास में प्लोइंग के लिए वेपन ही नहीं है तो आप कैसे कर लोगे काम? इस वजह से ही एग्रीकल्चर एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन थी। आर्यंस ने एक सेटल्ड लाइफ नहीं दी, विद द रिजल्ट दैट दे कुड नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड मटेरियल रिमेन्स। इसी वजह से हमको कोई बहुत सॉलिड मटेरियल रिमेन्स उनके मिलते ही नहीं है। ऑल दो आर्यंस यूज सेवरल एनिमल्स, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? हॉर्स होगा, घोड़ा। अब बात आती है हॉर्स क्यों होगा, इसका लिंक क्या है? देखो, जो हॉर्स जो होते हैं ना, ये आपको मिलते हैं, अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ ली होगी तो टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलते हैं। ठीक है, और टेम्परेट ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलता है? टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलेंगे यूरोप वाले रीजन में, ठीक है, या फिर सेंट्रल एशिया में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड होता है वहाँ पे जो ग्रास होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और जहाँ पे सॉफ्ट ग्रास होती है वहाँ पे आपको घोड़े ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे जो घास सॉफ्ट होगी तो चारा अच्छा होगा,
तो वहाँ पे घोड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, मोरोवर काओ, गोट एंड बफेलो, गाय भैंस, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसी वजह से इनके लिए गाय भी बड़ी पवित्र होगी। एंड मोर ओवर जो घोड़े होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब क्योंकि इनके पास में घोड़े हैं और जो हॉर्स होता है उसके पास में क्या होती है, स्पीड अच्छी होती है, तो इस वजह से जो वॉर्स होंगी उनमें बहुत आसानी से ये जीतेंगे भी। ठीक है, तो ये सारी एक सिमिली, एक इंटरलिंकेज बनता चला जाएगा कि हम देखेंगे कि जो आर्यंस हैं वो इतने पावरफुल कैसे होंगे। ऑल्दो द आर्यंस यूज सेवरल एनिमल्स, हॉर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। उसकी जो स्विफ्टनेस है, उसकी जो तेजी है, enabled them and some allied peoples to make successful inroads in the western Asia from about 2000 BC। यानी कि 2000 BC के आसपास ये वेस्ट एशिया में है। अब वेस्ट एशिया जो है इसका दूसरा नाम भी होता है मिडिल ईस्ट। ठीक है, यानी कि कौन सा रीजन हो गया, आज का सऊदी अरब, आज का इजराइल, आज का लेबनन, ईरान, इराक, ये सारा जो रीजन हो गया ये हो गया वेस्ट एशिया। आपको क्या करना है, मैप में जाके वेस्ट एशिया का जो रीजन है उसको देखना है कि किस तरीके से ऊपर से ये लोग चले। हमने क्या कहा, यूरेशिया से ये लोग चले और कहाँ चले गए, वेस्ट एशिया में चले गए। ठीक है, ऑन देयर वे टू इंडिया द आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन ईरान वेयर द इंडो आर्यंस लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आर्यन जो है भारत में आने से पहले ईरान में गए। जो ईरान शब्द है ना, वो यही कहा जाता है कि जो आर्यन शब्द है वही डिस्टॉर्ट होके क्या बन गया, आर्यन का ईरान। ठीक है, डिस्टॉर्ट होके अपभ्रंश होके। वी नो अबाउट द आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम द ऋग्वेद, हमें ऋग्वेद से पता है जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज संस्कृत में लिखा गया। और ये सबसे पहले एक स्पेसिमेन है किसका, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। सिंपल, ऋग्वेद एक कलेक्शन है प्रेयर्स का, जिसमें अग्नि की पूजा है, इंद्र की पूजा है, मित्र की पूजा है, वरुण की पूजा है, एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोइट्स और सेजेस। सेज कौन होते हैं, ऋषि। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स, इसमें 10 मंडल हैं। अब मंडल में क्या होगा ना, अलग अलग श्लोक्स होंगे। ठीक है, तो जो 10 मंडल हैं उसमें जो सेकंड से लेके 8th मंडल तक हैं वो पहले से मिलते हैं, और फर्स्ट मंडल और उसके साथ में जो 10th मंडल है, ठीक है, 10th मंडल, ये कहा जाता है कि इनको बाद में ऐड किया गया है। और जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सारी चीजें जो कॉमन है, जो अवस्था में, अवस्था क्या है, अवस्था जो है ईरान में जो पारसी रिलीजन के जो लोग हैं, पारसी धर्म के जो लोग हैं, उनकी रिलीजियस बुक है। ठीक है, अवस्था, तो अवस्था जो पारसियों की धार्मिक किताब है, और भारत में जो ऋग्वेद है उनमें हमको बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं। टू टेक्स्ट यूज द सेम नेम्स फॉर सेवरल गॉड्स एंड इवन फॉर सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस मतलब जो सामाजिक वर्ग होते हैं ना, सामाजिक वर्ग कैसे होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो किसका काम करता है, वो वॉशरमैन है मान लो, धोबी है। कोई है जो लोहार है, कोई है जो सुनार है, गोल्ड स्मिथ जिसको हम कह देते हैं। तो ये क्या, ये सोशल क्लासेस हो गई ना। ये जो सामाजिक वर्ग बन गए, इनके हमको सिमिलर नाम्स देखने को मिलते हैं। सम आर्यन नेम्स मेंशन्ड इन द कैसाइट इंस्क्रिप्शंस ऑफ 1600 BC। अब ये जो शब्द है इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एक कैसाइट इंस्क्रिप्शन है जो 1600 BC में मिला, उसमें कुछ आर्यन नाम्स मिले। एंड मिट्टनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द 14th century BC जो इराक में मिले हैं, सजेस्ट दैट फ्रॉम ईरान अ ब्रांच ऑफ द आर्यंस मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। यानी कि ये मान लो आपका ईरान है, हमें पता है कि जो इराक पड़ता है वो इधर पड़ता है, ठीक है, वेस्ट में, और इंडिया कहाँ पड़ता है, ईस्ट में। तो ईरान से जो आर्यंस की एक ब्रांच थी वो इराक भी गई है। ये आपको किससे पता चलता है, मिट्टानी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, भूलना नहीं है मिट्टानी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा ये। अ लिटिल अर्लियर देन 1500 BC जो आर्यंस है भारत में है, तो 1500 BC के आसपास में आर्यंस भारत में है। वी डू नॉट फाइंड क्लियर एंड डेफिनेट आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस ऑफ देयर एडवेंट। आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस मतलब कि हमारे पास में कोई ऐसे जो सबूत होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वैसे वाले नहीं है। आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस में हम क्या देखेंगे, कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, कोई लिविंग प्लेस हो, या फिर कोई वेपन मिल गया हो हमको खास, जिससे ये लोग क्या करते हो, खेती करते हो। ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती। तो हम एक डिफरेंस देखें तो हड़प्पन्स में हमारे पास में क्या है, हड़प्पन्स में हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। लेकिन जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ
लिटरेरी एविडेंस है। लिटरेरी एविडेंस मतलब सिर्फ लिटरेचर मिला है हमको, आर्कोलॉजिकल ट्रेसेस मिले ही नहीं है। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ है, तो एक संभावना है कि वो यूज़ करते थे सॉकेटेड एक्स को, ब्रॉन्ज डर्क्स को, तलवारों को, विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ऐसी संभावना है कि भाई वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो डिस्कवर हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन सा रीजन आ जाएगा? राजस्थान, पंजाब, आज का पाकिस्तान, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट आर्यंस थे वो रह रहे थे इन द जोग्राफिकल एरियाज कवर्ड बाई ईस्टर्न अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो ईस्ट होगा वही भारत के लिए वेस्टर्न होगा। पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी। कुछ नदियां जो हैं अफगानिस्तान में, जैसे कि कुभ और जो सिंधु नदी है एंड इट्स 5 ब्रांचेस, उनका ऋग्वेद में जिक्र है। सिंधु नदी ही आगे चल के इंडस बन गई। इज द रिवर पार एक्सलेंस ऑफ द आर्यंस। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो हमें यही देखने को मिलती है, क्योंकि इसी के आसपास में सभ्यता थी। और जो दूसरी नदी है जिसको बहुत पवित्र माना गया है वो है सरस्वती नदी, जो आज के समय में लुप्त हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि जो घग्गर नदी थी ना, घग्गर नदी, वो जो बहती है वो सरस्वती नदी के ही जो रिमेन्स हैं उसके ऊपर बहती है, ठीक है। पॉसिबली द आर्यंस ऑब्टेन्ड कॉपर फ्रॉम द खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान। बहुत पॉपुलर है, राजस्थान में खेतड़ी माइंस है जहाँ से कॉपर मिलता है। द होल रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, ठीक है। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स एक बहुत पॉपुलर बुक भी है, ठीक है। वो एक सान्याल है, अभी उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक लैंड ऑफ 7 रिवर्स करके बुक भी लिखी हुई है, नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार में अभी। अब गूगल करना है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, उनकी एक बुक है, बड़ी पॉपुलर बुक है वो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द आर्यंस केम टू इंडिया इन सेवरल वेव्स। बहुत सारी वेव्स में आए, यानी बहुत सारे फेजेस में आए, ऐसा नहीं कि एक बार में सारे आर्यंस यहाँ आ गए। जो अर्लीस्ट वेव है इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऋग वैदिक पीपल हु अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इन अबाउट 1500 BC, 1500 BC में आए। दे केम इन टू कन्फ्लिक्ट विद इंडिजीनियस इनहेबिटेंट। अब देखो, कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो ऐसा मानते हैं अभी तो कि वो बाहर से आए थे, तो उनका क्या होगा, लोकल्स के साथ में कुछ कन्फ्लिक्ट भी होगा। तो लोकल जो यहाँ पे रहते हैं उनको कुछ को कहते हैं दास और कुछ को कहते हैं दस्यु, ठीक है। तो जो दास हैं और जो दस्यु हैं, उनमें जो दास हैं उनका जिक्र तो एंशियंट ईरानियन लिटरेचर में भी हमको देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो दास हैं ये भी आर्यंस की एक ब्रांच है, जो अर्ली ब्रांच है। ऋग्वेद में जिक्र भी है, मेंशंस द डिफीट ऑफ द संबाल बाय दिवोदास हु बिलोंग टू द भारत क्लैन, ठीक है। तो दिवोदास ने हरा दिया, और दिवोदास जो है भरत क्लैन का एक व्यक्ति था। इन दिस केस जो टर्म है दास अपीयर्स इन द नेम दिवोदास। देखो, दिवोदास में भी नाम दास आ रहा है। पॉसिबली जो दस्यूज हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है भारत के। देखो, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि दस्यु दास, इन्होंने क्या कह दिया, दास और दस्यु यहाँ पे लोकल थे जब आर्यंस है। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि दास भी पहले से आर्यंस की ही एक ब्रांच है जो पहले आके बस गई हो, बाद में दोबारा से आर्यंस आए हो और इनसे ही उनकी लड़ाई हो गई हो। तो यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स रहे होंगे शायद वो लोग दस्यु होंगे, दस्यु, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। एंड आर्यन चीफ हु ओवर पावर्ड देम वाज कॉल्ड त्रासदस्यु, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसको याद कर लो। आर्यन चीफ बहुत सॉफ्ट था टुवर्ड्स द दास, जो दास है उनके प्रति तो वो सॉफ्ट था, लेकिन दस्युस के प्रति वो हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल मतलब कि एक क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव इमोशन है कि उनके प्रति वो सॉफ्ट नहीं था, उनके प्रति उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, हॉस्टाइल था वो। अब जो टर्म दस्यु हत्या है, हत्या मतलब किसी को मार देना, किलिंग, यानी कि जो स्लॉटर ऑफ द दस्यूज है, ये बार बार हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। दस्यूज जो है पॉसिबली वो फालूस की पूजा करते थे। फालूस क्या होता है, ये कहा जाता है शिवलिंग को, यानी कि वो लिंग की पूजा करते थे। एंड डिड नॉट कीप कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध के लिए, घी के लिए, मक्खन के लिए वो कैटल यानी गाय भैंसों को नहीं रखते थे। किन की बात हो रही है, दस्यूज की, ठीक है। तो दस्यु जो हैं वो करते थे, लेकिन हम आज के समय में अगर देखें तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन दास है, कौन दस्यु है, कौन आर्यन है, क्योंकि सबका क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। सारे लोग क्या बन गए, आज की भाषा में सबके सब हिंदू हैं। उसमें वो विष्णु पूजा भी करते हैं और शिव जी की पूजा भी करते हैं। आज भी शिवलिंग की पूजा हो रही है, कितनी पुरानी है ये परंपरा। फिर हम देखते हैं ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स भी हुए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स थे, अलग अलग कबीले थे, उनके बीच में विवाद हुआ। वी नो लिटिल अबाउट द वेपन्स ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ द आर्यन पीपल। एडवर्सरी मतलब दुश्मन, यानी कि विरोधी,
जो आर्यंस के विरोधी हैं उनके हथियारों के बारे में हमको कुछ खास अधिक जानकारी नहीं है। ऑल्दो वी हियर ऑफ मैनी डिफीट्स इन्फ्लिक्टेड बाय इंद्र ऑन द एनिमीज ऑफ द आर्यन, हम क्या देखते हैं कि जो इंद्र हैं वो आर्यों के देवता हैं और उन्होंने अपने दुश्मनों को कई बार हराया है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द फोर्ट्स हेल्ड बाय द प्री आर्यंस, लेकिन हमें आज तक आर्यों से पहले किले मिले ही नहीं है, फोर्ट्स मिले ही नहीं है। सम ऑफ देम मे हैव बीन फ्रॉम हड़प्पन सेटलमेंट्स, ऐसा हो सकता है। हाउएवर कोई डाउट नहीं है अबाउट द आर्यन सक्सेस एंड दीज केम बिकॉज द आर्यंस पजेस्ड चैरियट्स ड्राइवन बाय द हॉर्सेस। चैरियट मतलब रथ। अब आर्यन जो है ये कहाँ से आए? ये सेंट्रल एशिया से आए, ये यूरेशिया वाले रीजन से आए, अपने साथ में घोड़े लेके आए और रथ लेके आए। क्योंकि घोड़े बड़ी तेजी से चलते हैं इस वजह से इनके पास में एक एडवांटेज था और पहली बार इन्होंने ही घोड़ों को वेस्ट एशिया और बाद में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। आर्यन सोल्जर्स जो हैं इक्विप्ड थे विद द कोट्स ऑफ मेल एंड द बेटर आर्म्स, इनके पास में अच्छे हथियार भी थे। आर्यंस जो हैं वो दो प्रकार के कन्फ्लिक्ट में थे। फर्स्ट दे फाइट विद द प्री आर्यंस एंड सेकेंडली दे फाउट अमंग देमसेल्व्स, आपस में भी लड़े और जो इनके आने से पहले लोग रह रहे थे उनसे भी लड़े। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं इंट्रा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स रॉक्ड द आर्यन कम्युनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंट्रा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट यानी कि आपस में ही अलग अलग कबीलों में आर्यंस की लड़ाई होती थी और लंबे समय तक होती रही। 5 ट्राइब्स थी जिनको हम कहते हैं पंचजन। पंचजन, जन का मतलब लोग होता है, तो पंचजन मतलब 5 अलग अलग ट्राइब्स। द आर्यंस फॉट अमंग देमसेल्व्स एंड समटाइम्स इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ द नॉन आर्यन पीपल फॉर द पर्पस। नॉन आर्यंस भी इनका साथ देते थे। जो भरत है और जो त्रित्सु हैं वर द रूलिंग आर्यन क्लास, ये लोग शासन कर रहे थे एंड दे वर सपोर्टेड बाय द प्रीस्ट वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि का नाम आपने बहुत सुना होगा, किसमें? रामायण में भी, है ना। तो ऋषि वशिष्ठ हो गए और दूसरे कौन है? विश्वामित्र। इनकी आपस में बनती भी नहीं थी। ये विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र वही है जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था। तो जो भरत है और जो त्रित्सु है ये वो आर्यन क्लैंस हैं, ये आर्यंस के वो गुट हैं, कुनबे हैं जिनका ऋषि वशिष्ठ साथ दे रहे थे। कंट्री भारतवर्ष वॉज इवेंचुअली नेम्ड बाय द टर्म भारत। जो भरत है उसके नाम पे, भरत एक आर्य क्लैन का व्यक्ति था, उसके नाम पे देश का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया। ठीक है, वॉज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर द टर्म भारत विच अपीयर्ड फर्स्ट इन द ऋग्वेद। सिंपल। अब जो भरत है रूलिंग क्लैन, उसको अपोज किया था 10 राजाओं ने। अब जो भरत क्लैन का जो व्यक्ति था ना उसका नाम है सुदास। अब सुदास अकेला उन 10 राजाओं को हरा देता है जिसमें से 5 आर्यन किंग्स थे प्लस 5 नॉन आर्यंस थे। तो 5 आर्य और 5 नॉन आर्यन राजाओं ने मिलके भरत क्लैन के सुदास से लड़ाई लड़ी और इसने इन 10 को हरा दिया। सिंपल, इन्हें हरा दिया। इस युद्ध को हम कहते हैं 10 राजन का युद्ध। 10 राजन, बैटल ऑफ 10 राजन। सिंपल। The battle that was fought between the Bharat on one hand and the host of the 10 kings on the other hand is known as the Battle of 10 Kings, जिसको मैंने कहा ना 10 राजन युद्ध। और ये युद्ध जो लड़ा गया ये पारुष्णी नदी पे लड़ा गया। पारुष्णी नदी जो है ये वैदिक काल में नाम है एक आज की नदी का जिसका नाम है रावी। ठीक है, जो आज की रावी है वो उस टाइम पे ये थी। इट गेव विक्ट्री टू सुदास, सुदास जीता एंड एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द भरत। ऑफ द डिफीटेड ट्राइब्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज दैट ऑफ द पुरु। सब्सिक्वेंटली भरत ने हाथ मिला लिया पुरु से और उसके बाद में जो ट्राइब बनी उसका नाम पड़ गया कुरु। कुरु कंबाइंड विद द पांचाल, पांचाल से जुड़ गए एंड दे टुगेदर एस्टेब्लिश देयर रूल इन द अपर गैंगेटिक बेसिन वेयर दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लेटर वैदिक टाइम। ठीक है, तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये ले ली है। अब इसी से ये चीज़ मानी जाती है कि महाभारत का जो हम युद्ध काल समझते हैं वो भी शायद इसी समय रहा हो। अब ये कुरु है, अब कुरुओं का जो क्षेत्र था जहाँ पे वो शासन करते थे वही क्या कहलाएगा? कुरुक्षेत्र कहलाएगा। सिंपल है। पांचाल शब्द जो है आज भी बहुत कॉमन है, पांचाली कहा जाता है किसको? द्रौपदी को। तो वो सारी चीज़ें हम इंटरलिंक कर सकते हैं, हालांकि हमें हिस्ट्री पढ़ते हुए उसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद जो हम अगली क्लास करेंगे तो उसमें मटीरियल लाइफ को देखेंगे। ठीक है, मटीरियल लाइफ देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द मटीरियल लाइफ हम ये भी देखेंगे कि ट्राइबल पॉलिटी कैसे काम कर रही थी और उनके गॉड कौन से थे, ट्राइब एंड फैमिली, और उनके जो गॉड्स हैं वो भी हम देखेंगे, ऋग्वैदिक गॉड्स। सोशल डिवीज़न कैसा था, कास्ट सिस्टम था या नहीं था,
ऋग्वैदिक गॉड्स कैसे थे, कौन कौन थे, उनको गॉड क्यों बनाया गया, उसके पीछे के क्या लॉजिक और कारण रहे होंगे। फिर जब हम ये कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आपको क्लास मतलब पसंद आई होगी।